प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिकरवार आज आपको ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं जो आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बेटा वो सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी रिसेंट में क्वेश्चन जी एडवांस 2019 एंड सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा गया है। बहुत सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं बेटा। पहले मैं बता दूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा सीपीआई, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं या फिर अमाउंट पे ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। नेचर का मतलब है सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, नेचर का मतलब है शेप पर, नेचर का मतलब है साइज ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर का मतलब है चार्ज पर। तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या फिर अमाउंट पे डिपेंड करती है, उनको बोला जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और हमारी ये थर्ड नंबर की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझिए। किसी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड फेज में, अगर वो बराबर आ जाए उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो सॉलिड फेज में होता है, तो उस टेम्परेचर पे जिस पर वो बराबर आएगा उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो लिक्विड फेज में होता है, अगर वो बराबर आ जाए किसके, सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के, तो उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। पहले बच्चों आपका क्वेश्चन होता है कि सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, तो आंसर है बिल्कुल होता है। सॉलिड भी सबलाइम होता है, उसके भी वेपर्स होते हैं। और जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का सॉलिड फेज के बराबर आ जाएगा वो सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। पहले तो आप इस डेफिनेशन को क्लियर कर लीजिए। अब मैं आपको अंतर जो बताने जा रहा हूं वो सुनिए। हम क्या कर रहे हैं, वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बेटा हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट में। अब बेटा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या फर्क आएगा। अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें सॉल्वेंट में, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हमने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया सॉल्वेंट में, तो ये क्या बन जाएगा, मुझे एक चीज बताओ, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। आपको अच्छी तरह मालूम है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बेटा इंक्रीज हो जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है कंपैरिजन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्या बोला, जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, देन इट विल बिकम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ चुका है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। मान लीजिए प्योर वाटर फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना दूं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब मैंने ग्लूकोज मिला दिया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। बेटा मैंने ग्लूकोज का एक्वा सॉल्यूशन बना दिया। अब ग्लूकोज इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, आप सभी को मालूम है। तो अब मान लीजिए हमारा जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो फ्रीज हो रहा है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बताओ प्योर वाटर के कंपैरिजन में आपने कितना टेम्परेचर कम किया है ग्लूकोज के सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए। तो आपने प्योर वाटर के कंपैरिजन में 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम किया है ग्लूकोज के सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए। इसी को बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझिए, प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो गया और जो सॉल्यूशन है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो गया। तो सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए एज कंपेयर टू सॉल्वेंट आपने कितना टेम्परेचर कम किया है, तो उसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा आप पूछेंगे ये टेम्परेचर कम किसके लिए क्यों किया है, तो उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि हमने क्या ऐड किया है बेटा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा बेटा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। देखिए मैंने आपको जो बताया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीएफ। बेटा डेल्टा टीएफ जो है ना ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। बेटा ये टेम्परेचर डिफरेंस है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस जितना डिग्री सेंटीग्रेड में होता है बेटा उतना ही केल्विन में होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिस पर उस सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड फेज में वो बराबर हो जाए वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज की। तो जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डेल्टा टी। प्योर वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होता है और अगर मैं उसके अंदर ग्लूकोज मिला देता हूं जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो मान लो वो फ्रीज होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में मैंने कितना टेम्परेचर कम कर दिया सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए, वो कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी भी आप समझ नहीं रहे हैं कि प्योर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, अभी भी वाटर ही फ्रीज होगा।
अभी भी वाटर फ्रीज होगा, बट वाटर अब उतने टेम्परेचर में फ्रीज नहीं होगा ड्यू टू नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने उसका वेपर प्रेशर कम कर दिया, और वेपर प्रेशर कम करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो अगर प्योर वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर उस वाटर में मैं ग्लूकोज मिला दूं तो अब वो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज नहीं होगा, अब वो वाटर फ्रीज हो रहा है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपने प्योर वाटर के कंपैरिजन में कितना टेम्परेचर कम करना पड़ा, जिस सॉल्वेंट के अंदर मैंने ग्लूकोज मिला दिया, तो आपने जो टेम्परेचर कम किया वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड किया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। तो बताओ हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या लिख सकता हूं मैं फॉर्मूला? बेटा मैं जहां नॉट लगाता हूं वो सॉल्वेंट के बारे में इनकी बताता है, TF नॉट माइनस TF। बेटा दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस इज नोन एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको बता दूं डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इतना आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। मैं एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, प्योर वाटर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होता है, एक्वा सॉल्यूशन अगर आपका -4 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होता है, तो आपने प्योर वाटर के कंपैरिजन में कितना टेम्परेचर कम कर दिया, वो टेम्परेचर आपने कम कर दिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर जो पॉइंट नोट करना चाहिए था आप लोगों को, वो नोट करना चाहिए था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसने क्या कंटेन कर रखा हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेन कर रखा हो। आप इस फॉर्मूले को, कांसेप्ट को भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उसका रीजन मैं अभी आपको बता चुका हूं, जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाता है, और अगर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो जाएगा तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट भी लोअर्ड हो जाएगा। अब प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा उसी को बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, it depend on number of solute particles, it depend on number of solute particles or amount of solute। बेटा नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, वो प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के इंडिपेंडेंट होती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट के इंडिपेंडेंट होती है। तो आप इतना पहले नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। डेल्टा TF इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज बेटा यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जैसे हम लोग TF कहते हैं, अगर आप वो डिग्री सेंटीग्रेड में निकालेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में वो लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF केल्विन में निकालेंगे तो लेस देन 273 केल्विन होगा, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान है बेटा। मैंने अभी आपको बता दिया प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए आपको कितना टेम्परेचर आप कम करेंगे उसी को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में बराबर हो, क्योंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। और आपको बता दूं डेल्टा TF का जो फॉर्मूला है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले बताया था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है? इसलिए है क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट मिलाने पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उस सॉल्वेंट को फ्रीज करने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। जितना आप टेम्परेचर कम करेंगे उसी को बोला जाता है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले से बता दूं डेल्टा TF बेटा एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बट इट इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट। चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगी। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, तब मैं आगे चलता हूं। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, है ना, इतना टाइम नहीं होता है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो जाए, फर्स्ट वीडियो है बेटा, है ना, इसीलिए आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने आप से सही कर सकते हैं। बेटा इधर सुनो, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसको हम ग्राफ से समझते हैं बेटा। ये चलिए, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। ये ले लिया मैंने y एक्सिस और ये ले लिया मैंने x एक्सिस, बहुत आसान है। ये है बेटा वेपर प्रेशर और ये है टेम्परेचर, ये है वेपर प्रेशर और ये है टेम्परेचर। बेटा इधर समझने की बहुत आसानी से कोशिश करिएगा। ये है सॉलिड फेज का, सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये है लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। आपने टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करने पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर आ गया, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। तो ये कहलाने लगेगा TF नॉट। बेटा आपने टेम्परेचर कम किया तो वेपर प्रेशर कम होगा, लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर आ गया इस टेम्परेचर पर, ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इतना नहीं होगा, वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होगा। वो इस टेम्परेचर पे जाकर सॉलिड के बराबर आएगा। बेटा ये किसका हो गया? सॉल्यूशन का। आपको अच्छी तरह मालूम है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या ऐड किया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का वो कम हो गया। अब वो सॉलिड सॉल्वेंट के जब बराबर आएगा तो हमें टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम करना पड़ेगा। ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कितना टेम्परेचर आपने कम किया, जितना टेम्परेचर आपने कम किया वो कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डेल्टा टीएफ बराबर आ गया पीएफ माइनस टीएफ नॉट माइनस। आप इस कंसेप्ट को लिख लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और ये कितने मार्क्स में आता है सीबीएसई में? 2 मार्क्स। प्लीज इसको नोट करिए बेटा। लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर आता है इस टेम्परेचर पे, बट जब आप उसे सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, और अगर वेपर प्रेशर घट जाएगा तो आपको उसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। तो आप इस टेम्परेचर पे जाकर इस टेम्परेचर पे जाकर आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका बराबर आता है सॉलिड सॉल्वेंट के। तो आपने देखा कि उसको सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा वो कहलाएगा आपका डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला हो गया टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब बेटा यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखना चाहता हूँ जो जी के लिए इंपॉर्टेंट है, जी के लिए आईआईटी या नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। और वो पॉइंट है नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट जी का पॉइंट है वो ये है कि अगर आप डेल्टा टीएफ की वैल्यू बढ़ा देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। बेटा ये कॉमन सी बात है। कैसे? अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे? टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। और अगर जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको आप जितना बढ़ाएंगे तो रिजल्ट कम आएगा ना। जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको आप जितना बढ़ाएंगे उतना रिजल्ट कम आएगा। तो अगर उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम किसमें होगा, तो जिसमें डेल्टा टीएफ की वैल्यू मिनिमम होगी उस केस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम होगा। उस केस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम होगा। बेटा ये ग्राफ कर दिया मैंने क्लियर। लिक्विड सॉल्वेंट का हमने टेम्परेचर कम किया, इस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर आ गया। बट अगर मैं उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं तो उसके लिए उसको वेपर प्रेशर को इक्वल लेकर आने के लिए मुझे टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर मैं कम करूंगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट वही कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर कर दीजिए, ग्राफ मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। प्लीज आप इसको नोट कर दीजिए, मैंने ग्राफ आपको अच्छे से समझा दिया। बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेटा बहुत अंतर है, छोटी छोटी चीजों का अंतर होता है, छोटा सा अंतर है।
आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। देखो अगर मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहा होता डेल्टा टीवी, तो वहां कंसेप्ट क्या है कि जो डेल्टा टीवी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? अगर आपको अच्छी तरह मालूम होगा डेल्टा टीवी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अगर आपको टीवी निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या लिखते हो बताओ? डेल्टा टीवी प्लस टीवी नॉट। तो डेल्टा टीवी इस बार प्लस हो रहा है, तो जितना आप इस डेल्टा टीवी की वैल्यू बढ़ाओगे उतना सॉल्यूशन की वैल्यू बढ़ेगी। ये कंसेप्ट भी है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से लिख लें कि डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीवी बट टीएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टीएफ। ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं, जो कि नीट में और आईआईटी में काफी ज्यादा पूछी जाती है। बेटा जिस केस में जितना ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, उस केस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना कम होगा, और जिस केस में जितना ज्यादा एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा। आप इस चीज को नोट कर लीजिए फटाफट। लिख लिया आप लोगों? लिख लिया है प्यारे बच्चों आप लोगों ने? बेटा हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट करते जा रहे हैं। न्यूमेरिकल है ना, आपको अच्छी तरह मालूम है, आपको अच्छी तरह मालूम है जो डेल्टा टीएफ होता है ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन। बेटा दिस इज मोलैलिटी। आप इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं केएफ इनटू एन। केएफ के ऊपर बेटा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नीट 2017 में पूछा गया, वो भी मैं समझाने जा रहा हूं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एन। अब समझना केएफ को क्या नाम है? केएफ का नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एक और नाम है बेटा मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक का मतलब होता है जो स्टडी हम लो टेम्परेचर पे करते हैं। अगर हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं और वो टेम्परेचर कम पर करते हैं तो उसको कहा जाता है क्रायोस्कोपिक, और अगर हम ज्यादा टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है ब्यूलोस्कोपिक। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बेटा मैं आपको पहले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, केएफ जो होता है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, उसका मोलैलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैलिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैलिटी केएफ की जो वैल्यू है बेटा वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, सॉरी, और वो इंडिपेंडेंट होती है मोलैलिटी के। अब जरा मेरी एक चीज बताओ, अगर मैं केएफ की यूनिट निकालूं तो वो कहलाएगी डेल्टा टीएफ अपॉन एम। डेल्टा टीएफ केल्विन में, मोलैलिटी इज मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो हमारे केएफ की यूनिट जो आ गई वो आ गई केल्विन केजी पर मोल। आप यूनिट लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल। बेटा ये क्वेश्चन आया था नीट 2017 में। हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है बेटा। केएफ की वैल्यू हर सॉल्वेंट के लिए फिक्स और अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल केएफ जो वाटर के लिए होता है बेटा वो होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। क्वेश्चन में गिवन होगा केएफ जो वाटर के लिए होता है वो होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। केएफ जो बेंजीन के लिए होता है बेटा वो होता है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। केएफ जो है बेटा वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। मैं अभी भी फिर बता रहा हूं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है मोलैलिटी के। अब आप बोलोगे क्वेश्चन क्या था, मैं बता देता हूं कि अगर मैं मोलैलिटी को डबल कर दूं, अगर मैं मोलैलिटी को डबल कर दूं तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन केएफ? अगर मैं मोलैलिटी को डबल कर दूं तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन केएफ? तो मैं आंसर देता हूं केएफ रिमेन्स सेम। ये क्वेश्चन आया था नीट 2017। केएफ रिमेन्स सेम। नोट कर लीजिए फटाफट और जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूं बेटा। अब आप बोलेंगे ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? प्लीज बेटा इसे नोट कर लीजिएगा।
अब जरा मैं आपको बता दूं, डेल्टा टीएफ की वैल्यू केएफ के बराबर हो जाएगी अगर मैं मोलैलिटी को 1 कर दूं। बेटा मैं केएफ को डिफाइन करने जा रहा हूं। डेल्टा टीएफ की वैल्यू केएफ के बराबर आ जाएगी अगर मैं मोलैलिटी को 1 कर दूं। अब आपको समझना है असली में केएफ को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर मैं 1 मोल सॉल्यूट को 1 मोल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट, अगर मैं 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दूं, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, देन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, then the depression in freezing point is known as KF। समझने के मतलब समझिए, अगर मैं 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दूं तो जितना उस सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, KF कहेंगे। 1 मोल सॉल्यूट को अगर आप डिसॉल्व कर देते हैं, जैसे अगर आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप 1 मोल सॉल्यूट लीजिए, वाटर में क्या कर दीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए और देखिए कि उस वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया। जितना उस वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, केएफ कहेंगे। प्लीज इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, न्यूमेरिकली इसको ओपन कर रहा हूं। तो डेल्टा टीएफ बराबर होता है बेटा केएफ इनटू एम, मोलैलिटी। अच्छा मुझे ये बताओ मोलैलिटी किसके बराबर होती है। तो मोलैलिटी बराबर होती है बेटा डब्ल्यू अपॉन एम बी। मोलैलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ, मोल्स को ओपन कर लो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू ए इन केजी। डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ। और अगर मान लीजिए सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा हो, सॉल्वेंट का वजन ग्राम में दे रखा हो तो आप उसे 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ये आ गया। बेटा आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे ना, अगर ये सॉल्वेंट ग्राम में तो वो 1000 मैंने यहां पहुंचा दिया। तो ये हमारा फॉर्मूले हो गए जो हमें न्यूमेरिकल जिनसे हम सॉल्व करेंगे। बेटा बहुत आसान है, आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। सारे क्वेश्चन 1 to 1 कराऊंगा, टेंशन नहीं है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम हो गया, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ एनबी डब्ल्यू ए इन केजी हो गया। अगर मान लीजिए मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में ना दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, केजी में दे रखा हो तो ये यूज करेंगे। मोल्स को मैंने ओपन कर लिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूले का, मेरा पूरा फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा इधर सुनो बहुत ध्यान से। अब हम केएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। केएफ का फॉर्मूला क्या है बेटा, केएफ का फॉर्मूला है R इंटू टीएफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये एल फ्यूजन का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेटा LF का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम कैलकुलेट की जाती है बेटा, पर ग्राम कैलकुलेट की जाती है। 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगर एक और, बट हम लोगों को क्वेश्चन में तो कुछ गिवन होता है बेटा, इधर सुनो, RF नॉट TF नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000। आपको बता दूं हमारे क्वेश्चनों में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन होता है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किस में निकाला जाता है, पर मोल। अब इसको पर ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से, तो ये बराबर हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है बेटा वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। इसकी जगह मैं यहाँ ये रख देता हूँ, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा केएफ का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा R इंटू TF नॉट का स्क्वायर 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ऊपर आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बेटा मेरा इसका फॉर्मूला हो गया, मैंने पूरा बता दिया। TF नॉट बता दूं मैं आपको, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट।
एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बेटा मैं सब बता रहा हूं, आप चिंता नहीं करो। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, आर जो है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और कैलोरी में इस आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बेटा मेरा टॉपिक हो गया कि हम केएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा केएफ की वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। केएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैलिटी। केएफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट सेम होगा ना न्यूमेरिकल में, तो केएफ की वैल्यू भी सेम होगी। अगर सॉल्वेंट सेम होगा तो केएफ की वैल्यू भी सेम होगी। आप इसे नोट कर लो फटाफट। तो बेटा अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। बेटा अगर हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इट विल बिकम सॉल्यूशन। अगर हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, बट असली में हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट का और उस सॉल्वेंट का जिसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बढ़ जाता है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में घट जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ता है उसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होता है उसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वेपर प्रेशर में जितनी कमी आती है उसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और उस लोअरिंग को अगर मैं पढ़ने लग जाऊं विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट तो उसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर कि नहीं क्लियर है? फिर बताओ बेटा, अगर हम कोई सॉल्वेंट लिया उसके अंदर अगर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूं, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, और उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ये मैंने अभी तक आपको बताया। बेटा इसकी एप्लीकेशन क्या है वो बता दूं बस आपको मैं, और ये मेरा टॉपिक यहाँ पर पहला कंप्लीट हो गया। बेटा इसकी मैं एप्लीकेशन बता दूंगा। इथाइलिन ग्लाइकोल, बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज होता है बेटा, एंटी फ्रीज होता है जो कि हम कार के रेडिएटर में मिलाते हैं। हम एंटी फ्रीज होता है जो कि कार के रेडिएटर में मिलाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए। इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला होता है बेटा CH2OH CH2OH। इसका जो मोलर मास होता है बेटा वो होता है 62 ग्राम पर मोल। मेरे प्यारे बच्चों इसका मोलर मास होता है 62 ग्राम पर मोल। अच्छा ये मानिए आप हिल एरिया में गए, हिल एरिया में जब वहां पर मान लीजिए सर्दी पड़ रही है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड वहां का टेम्परेचर है, हिल एरिया में गए तो कार के रेडिएटर में बेटा क्या होता है वाटर, और वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज हो जाता है, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज हो जाता है, तो आपकी कार काम करना बंद कर देगी। दूसरा, फ्रीज होने पर वाटर का फ्रीज होने पर फ्रीज होने पर वाटर एक्सपेंड करता है। क्यों करता है बताता हूं। वाटर फ्रीज होने पर एक्सपेंड करता है क्योंकि वाटर की आइस की डेंसिटी क्या होती है बेटा कम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ज्यादा। तो जो कार के रेडिएटर में जो पानी है जो वो जिन पाइप से फ्लो करेगा उन पाइप के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर वो आइस में कन्वर्ट हो गया, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो वो पाइप फट जाएंगे, मेरी कार काम करना बंद कर देगी। तो मुझे क्या करना है, जो मुझे अपनी कार को यूज करना है भाई -4 डिग्री सेंटीग्रेड में भी या -5 डिग्री सेंटीग्रेड में भी मुझे अपनी कार को यूज करना है। मैं चाहता हूं कार के रेडिएटर का पानी फ्रीज ना हो, तो मैं उसके अंदर क्या मिला देता हूं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने पर जो वाटर पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज हो रहा था अब वो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज नहीं होगा, अब उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाएगा, अब उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाएगा। भाई पहले जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज हो रहा था इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने से उसके फ्रीजिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है, जितना बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है जिसकी वजह से
अब वो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज नहीं होगा, मेरी कार हिल एरिया में भी हम यूज कर पाएंगे। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल का फंक्शन है, जो कि एक एंटी फ्रीज होता है, कार के रेडिएटर में मिलाया जाता है, जिससे कार के रेडिएटर में मिलाने पर इथाइलिन ग्लाइकोल को डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। ये पहली एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन है जो स्नो जम जाती है ना रोड पर हिल एरियाज में, उस स्नो को हटाने के लिए हम क्या मिला देते हैं, NaCl मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं वाटर। अच्छा, NaCl मिलाने से क्या होगा? NaCl एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इससे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी लोअर्ड हो जाएगा। तो बेटा अगर जो स्नो रोड पर जमी होती है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaCl मिला देते हैं। NaCl मिलाने से, NaCl एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो उस वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्रिएट कर देगा, जिससे वो मेल्ट होने लग जाएगा, और वो मेल्ट होने लग जाएगा तो वो स्नो रोड से हट जाएगा। आप इस दोनों एप्लीकेशन को लिख लीजिए, CBSE बोर्ड में पूछी जाती है। इथाइलिन ग्लाइकोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। बेटा इट इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। मेरा बेटा पहला टॉपिक आज का खत्म हो गया है। अब मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ सेकंड लेक्चर में। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्या खत्म कर लिया है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोगों ने पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक अच्छे से खत्म कर लिया, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। पहला बेटा वीडियो था, कुछ गलती हो तो प्लीज मैं माफी चाहता हूँ।